कभी भी क्विट नहीं करना, आप आगे बढ़ते चलो, मेहनत करते चलो, सफलता ज़रूर मिलेगी। Hello guys, welcome to Camel TV Toppers, an initiative by Unacademy. I, Tanukatia, your host for today, is here with Sakshi Sharma, who has cleared IBPS PO as well as SBI PO. So let's meet her and know her preparation journey. Hi Sakshi, how are you? हेलो मैम, फाइन। So Sakshi, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा फर्स्ट ड्रीम SBI PO जो था वो कंप्लीट हो गया, सेकंड ड्रीम भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। सो साक्षी, मतलब प्रिपरेशन जर्नी में तो हम बात करेंगे ही उसके बारे में, पर पहले आप अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन है? माय नेम इज़ साक्षी शर्मा, एज यू नो, एंड मेरे घर में 4 लोग हैं। मेरे मम्मी, डैडी है, बहनी वो एक्सपायर हो गए, और मेरी से एक बड़ी सिस्टर है, एक मेरा छोटा भाई है। ओके। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका इंस्पिरेशन क्या था, मतलब वाई बैंकिंग, आपने बैंकिंग ही क्यों चूज़ की? ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं था। एक्चुअली मैंने बैंक के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मैंने SSC के लिए ट्राई किया था, मैंने CGL वगैरह, बट जैसे ही मैंने फॉर्म फिल किया उसके एग्ज़ाम्स डिले होते गए, तो दैट्स व्हाई आई चूज़ बैंकिंग। ओके, तो मतलब आप SSC जा रहे थे, बट फॉर अ फास्टर प्रोसेस आपने बैंकिंग चूज़ किया। तो कुछ तो ऐसी एक चीज़ हुई होगी जो मतलब अ थिंग विच वुड हैव मेड योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स बैंकिंग, कि ठीक है, अच्छा ये नहीं तो ये, सो व्हाई दैट? मतलब जैसे मैंने बैंकिंग चूज़ किया उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं बैंकिंग में जाऊँ। ओके। एंड मैंने जब फर्स्ट प्रीलिम्स लिया, मेरा वो क्लियर हो गया, तो मैंने कहा कि शायद इसी डायरेक्शन में जाते हैं। राइट, सो दैट वाज इट। तो अगर हम SBI PO की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चीज़ जो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप होता है वो है SBI जब अपनी नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है कि इस साल इतनी वैकेंसीज हैं। तो क्या होता है ना, कहीं कहीं पे कभी कभी बच्चे उस नोटिफिकेशन में ही खो जाते हैं कि इतना 5-6 पेजेस का वो जो नोटिफिकेशन आता है उसमें क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और उस चक्कर में बहुत सारी छोटी छोटी जो माइन्यूट इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है ना वो खो जाती है। तो ऐसा कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे एस्पिरेंट्स को कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट होता है SBI की नोटिफिकेशन में, जो उनको एग्जैक्टली वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ लेना चाहिए और वो याद रखना चाहिए? सबसे पहले तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे दो, उसका नोटिफिकेशन थॉरोली रीड करना ही चाहिए। जैसे कि SBI का भी इतना पता नहीं आता नोटिफिकेशन, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मेंस का कितना क्राइटेरिया है, प्री का कितना है, इंटरव्यू कितना वेटेज रखता है आपके लिए, तो हर चीज़ आपको बारीकी से पढ़नी चाहिए। ओके, तो बेसिकली मतलब सारा सिलेबस के पॉइंट्स को थ्रू कर लेने चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज, जो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन बना सकते हैं, मतलब अपना स्केड्यूल बना सकते हैं, राइट? तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रीलिम्स से। तो प्रीलिम्स में भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्स, रीजनिंग और इंग्लिश। सो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा रीजनिंग था। और लीस्ट सब्जेक्ट, लीस्ट फेवरेट? लीस्ट नहीं कहेंगे, बट हमें इंग्लिश में थोड़ा इंग्लिश। तो चलिए आपके फेवरेट सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं, रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में आप मुझे स्टार्टिंग से बताइए कि आपने क्या सोचा था, क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी स्टार्टिंग में कि आप वो सब्जेक्ट को कैसे टैकल करोगे, मतलब आप टॉपिक वाइज टैकल करोगे। आपने पहले एक माइंड मैप सा बना लिया था कि हाँ ये टॉपिक्स मुझे इतने आते हैं, इन पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इन पे सबसे कम फोकस करना है, और कौन कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ किए थे? टॉपिक्स तो मैंने सारे ही कवर किए थे। मुझे ये था कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में। ऐसे प्रीलिम्स की बात करें तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस ख़त्म करने चाहिए, जैसे स्लॉग्स हो गया, इनइक्वालिटी हो गई, डायरेक्शंस के क्वेश्चन हो गए, ब्लड रिलेशन के हो गए, बाकी लास्ट में हम पजल्स पे जाते हैं। ओके, तो जैसे आपने पजल्स बोला, तो पजल्स सबके लिए बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूजिंग, और ये थोड़ा सा डर जाते हैं बच्चे कि पजल्स कभी सॉल्व होता है। कुछ बच्चे मतलब 5-6 घंटे लगे रहते हैं एक ही पजल सॉल्व, स्टार्टिंग के डेज में एक ही पजल सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो वो आपने कैसे टैकल किया?
पजल्स में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं शुरू से ही पजल्स मुझे अच्छा लगता था सॉल्व करना, मेरी हॉबी थी। तो बाकी मेरे को पजल्स में इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं। ब्लड रिलेशंस की जो पजल होती है जो मेंस में आती है उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो जिसमें प्रॉब्लम हुई थी वो मैंने स्किप ही कर दिया। वो आपने स्किप ही हाँ। कर दिया, मतलब आपने नहीं, वो बहुत काफ़ी लॉन्ग पजल होती है, उसमें सिटिंग डायरेक्शन, सिटिंग प्लस ब्लड रिलेशन दोनों करने होते हैं। ओके ओके। तो फिर मैंने कहा इसको फोकस नहीं करते ज़्यादा, इसको स्किप कर। तो आपने बेसिकली जो आपको डिफिकल्ट लगा उसको आपने स्किप Yes. करके जो आपके स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उनको कि और जल्दी strong- फिनिश हो जाए वो। हाँ और स्ट्रॉन्ग और किया। strong। ओके, तो अगर रीजनिंग का तो आपने कोई रिसोर्सेज कोई पर्टिकुलर बुक्स फॉलो किए रीजनिंग के मैम लिए? नोटबुक, थैंक यू फॉर अनअकैडमी। अनअकैडमी में काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, मैंने Okay. उन्हीं से पढ़ाई की। अच्छा, तो आपकी पूरी प्रिपरेशन आपने ऑनलाइन ही की है? यस मैम। ओके, तो अगर हम ऑनलाइन ऑफलाइन की ही बात करते हैं जैसे अभी, तो आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर रहता है, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन कोचिंग? मैंने ऑफलाइन कभी ली ही नहीं, तो मैं तो ऑनलाइन ही प्रेफर करूँगी। और Okay. ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छे हैं, अगर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता तो भी फ्री मटेरियल्स यूट्यूब पे और अनअकैडमी के तो स्पेशल क्लासेस होते हैं, वो एकदम फ्री होते हैं, वो भी अच्छे हैं, मैंने वो भी यूज़ किए। बट जैसे ऑनलाइन के साथ एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आप अगर मान लीजिए आप कोई रीजनिंग का पजल का वीडियो देखें, उसके बाद आपके सजेशंस पे कहीं और आते हैं, तो स्टार्ट कहीं और से होता है, ख़त्म कहीं और होता है, और आपको पता भी नहीं चलता, 3-4 घंटे आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो वो डिस्ट्रैक्शंस कैसे मेंटेन करते हो आप? वो हमें देखना पड़ेगा कि हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं, अगर दिन में अगर आप 5 पजल लगा रहे हो तो अलग अलग टाइप की लगाओ। ऐसा नहीं कि वो तो फिर पजल आते रहेंगे, अगर हमने फ्लोर पजल एक बार सर्च कर लिया तो फ्लोर पजल ही आते रहेंगे, हमें सब पजल पे कमांड करनी है ना। तो एक बार अच्छे से एक टॉपिक हो जाए तो नेक्स्ट पे जाए। तो वही मेरा क्वेश्चन पूछने का था, मेरा वो था कि जैसे आप मान लीजिए आपने फ्लोर पजल सर्च किया, आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस खुल के आ गए, आपने एक वीडियो प्ले किया, आप एक पजल सॉल्व करें, उसके बाद गूगल है वो आपके हिस्ट्री ट्रैक करता रहता है, वो कहीं से कहीं जंप कर देता है, एंड यू नेवर नो, यू गेट लॉस्ट इन दैट प्लेथोरा ऑफ नॉलेज एंड एवरीथिंग। तो वो कैसे आप डिस्ट्रैक्शन वो कैसे मेंटेन करते हो आप कि नहीं मुझे इतना ही स्ट्रिक्ट रहना है कि यहीं तक रहना है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, क्योंकि इंटरनेट इज़ अ वास्ट ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग, आप कुछ सर्च करोगे कहीं पहुंच जाओगे आप। तो वो कैसे आप डिस्ट्रैक्ट करते हो खुद को, मतलब वो डिस्ट्रैक्शन से कैसे रोकते हो आप खुद को? मुझे जिस टीचर को फॉलो करना पड़ता है मैं उसी टीचर का देखती हूँ, क्योंकि हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, जो वे हमें समझ में आ रहा है हम उसी का देखते हैं, और फिर जो वो जिस डायरेक्शन में हमें लेके चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में चलते हैं। Okay, so basically you are saying to just follow a teacher or a resource or whatever वन you और 2 टीचर and just जो भी go. आपको समझ में आ रहा है आप उन्हीं को फॉलो। Okay. So we were talking about puzzles. So अभी हम रीजनिंग की बात होगी तो हम कॉन्ट्स पे चलते हैं। कॉन्ट्स में सबको डर लगता है कि अरिथमेटिक आ गया, ये मैथ्स तो मैंने क्लास 10th के बाद पढ़ी नहीं, अभी कैसे करें, ये सब कैसे होता है। तो आपने कैसे इसकी स्ट्रैटेजी बनाई कॉन्ट्स की? मैंने खुद क्लास 10th के बाद कभी मैथ्स नहीं पढ़ा। ओके मैंने बैंक एग्जाम के लिए शुरू किया था। ओके तो आशीष अरोड़ा सर है अनअकैडमी पे, जी तो मैंने उनसे ही किया है पूरा। तो बेसिक से लेके चलते हैं और एडवांस तक, तो मैंने उन्हीं के बिल्कुल एक एक स्टेप मैंने उन्हीं का फॉलो किया है। ओके। तो अगर आपको कोई ऐसी कोई टिप देनी हो हमारे एस्पिरेंट्स को कि मतलब ये कि हाँ मतलब कॉन्ट्स के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो वो फॉलो करके उनकी हेल्प हो सके, तो वो क्या टिप्स होंगी? सबसे पहले तो आपको टेबल्स याद होनी चाहिए, स्क्वायर्स, फ्रैक्शंस टेबल्स आती है, ओके कम से कम 25 तक आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। ओके तो कैलकुलेशंस आते हैं, सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं तो आप जल्दी कर सको। 5 क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें करो कि 2.5 मिनट्स में वो हो जाए ओके इसके लिए। ओके। तो अब हम आप चलते हैं आपके लिए सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट के ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश में क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों को बहुत डर लगता है कि इतने रूल्स हैं, इतना ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा होती है, एक वर्ड के हंड्रेड्स ऑफ मीनिंग्स होते हैं। तो वो आपने कैसे उसकी स्ट्रैटेजी बनाई, उसको कैसे प्रिपेयर किया आपने? पहले वोकैबुलरी पे आते हैं तो मैंने द हिंदू पढ़ा था, तो द हिंदू एडिटोरियल आता है, तो ये आप किसी भी टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं या फिर आप खुद पढ़ना चाहें तो पहले फिर खाली वही वोकैब करनी है जो द हिंदू के एडिटोरियल में आती है, ताकि क्योंकि वो वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके लिए, वही आती है मोस्टली एग्जामिनेशंस में। क्योंकि आप अगर वोकैब लेके बैठोगे तो डिक्शनरीज भरी पड़ी हैं,
तो नहीं कर पाएंगे, तो उतनी ही करनी है। और ग्रामर की, तो ग्रामर के रूल्स होते हैं, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है निमिषा मैम के, तो मैंने वो फॉलो किए थे, बहुत अच्छे हैं। मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि वही फॉलो करें। और रीडिंग भी न्यूज़पेपर से ही करनी है, और प्रैक्टिस लॉट ऑफ क्वेश्चंस। जैसे आप प्रैक्टिस की बात कर रही थी, तो PYQs और मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक प्रिपरेशन जर्नी में। तो आपका क्या ओपिनियन है मॉक टेस्ट और PYQs को लेके, और आपने कितने साल के PYQs सॉल्व किए थे? मैंने कोई PYQ सॉल्व नहीं किए। आपने कोई नहीं, मैंने खाली वीडियोस देख के उन जो क्वेश्चन करते थे वो पहले तो मैं समझती थी, फिर सेकंड टाइम उन्हें पॉज करके खुद सॉल्व किया, तब वीडियो प्ले करी ताकि मैंने ठीक किया है नहीं किया उस हिसाब से। मैंने PYQ नहीं किए। मॉक्स भी मैंने इस टाइम लिए थे, तो मॉक्स कोई कर सकता है कि बाकी मॉक्स से हेल्प मिलती है। ओके। मैंने 10 to 20 मॉक्स ही दिए प्रीलिम्स के एंड 5 to 8 मेंस के। दैट्स इट। आपने कोई PYQs नहीं, नहीं? दैट्स अमेजिंग। कुछ नया आज आपको देखने को मिल रहा है एस्पिरेंट्स की। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अगर PYQs नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। एग्जाम्पल आपके सामने खुद भी है, ठीक है। बैंकिंग में हर साल इनोवेशंस होते रहते हैं, राइट। इसलिए PYQs है कि करने भी चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करनी चाहिए। राइट। एक आइडिया मिल जाता है, बाकी ये मत लेके चलो कि यही क्वेश्चंस आएंगे, इस टाइप के ही आएंगे। जस्ट टू गेट एन आइडिया कि हाँ, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, नॉट एग्जैक्टली कि नहीं बस यही क्वेश्चन आएंगे और नहीं आएंगे। राइट राइट, ठीक है। तो अभी जैसे हम मान लीजिए हमने प्रिपरेशन कर ली, सारा हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम को सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो वो जो एनजाइटी होती है, वो जो स्ट्रेस होता है, कि प्रेशर होता है कि 1 ही महीना बाकी है, अभी ये भी नहीं हुआ, क्या मैं ये भी कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ, अरे ये छूट गया, वो छूट गया। तो वो 1 महीने की स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी? आप क्या मतलब आपने अपना टाइम टेबल बिल्कुल चेंज कर लिया था कि आप सिर्फ अपने मेजर पोर्शंस पे फोकस कर रहे थे, कि आप सिर्फ सब कुछ पढ़ रहे थे? क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? एग्जाम से 15 to 20 डेज तो क्यों कोई भी न्यू चीज़ नहीं पढ़नी है। ओके। हमेशा जो कर लिया उसी को रिवीजन करना है, ओके। वरना हम नए टॉपिक से पढ़ गए उनको भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे। एंड मैं मॉर्निंग में उठ के पढ़ती थी, मॉर्निंग तो सुबह 4 बजे उठ के आराम से पढ़ना 2 घंटे, फिर अपना फ्रेश होना, और नाइट में जल्दी स्लीप करती थी। ओके। तो जैसे आप अपना भी स्केड्यूल बता दीजिए, तो आपका डेली टाइम टेबल क्या था? मतलब कोई ऐसा टाइम टेबल आप फॉलो करते थे डेली? ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं था, कोई टाइम टेबल पर नहीं? जब टाइम मिल गया तभी पढ़ना है। मतलब कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि नहीं इतने बजे उठना है, इतने बजे मॉर्निंग का था मेरा, मॉर्निंग मुझे उठना ही है। अच्छा, मॉर्निंग का फिक्स टाइम टेबल था बस आपका? वो है कभी हेल्थ इश्यूज हैं तो नहीं उठ। राइट राइट। वो तो इनएविटेबल है, वो तो सबके साथ होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एग्ज़ाम डे के ऊपर। एग्ज़ाम डे पे मान लीजिए आप गए हैं अपना प्रीलिम्स लिखने, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? वो पेपर अटेम्प्टिंग जो स्ट्रैटेजी होती है कि आपको ये सेक्शन पहले करना है या ये क्वेश्चंस पहले करने हैं, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी उसको लेके? स्ट्रेटजी हमने जो क्वेश्चन खुल के आते हैं पहले वही करने होते हैं। तो मोस्टली इंग्लिश सेक्शन खुल के आता है, तो हमें इंग्लिश ही करना है, जंप नहीं कर सकते हम। 30 क्वेश्चन आ गए तो पहले वो कंप्लीट करके देन नेक्स्ट सेक्शन पे जंप करना है, तो मोस्टली इंग्लिश ही आता है। तो आपकी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं थी? आपने बस ये स्ट्रेटजी सोचा था घर से कि बना के नहीं जाना चाहिए, मैं यही कहूँगी। अच्छा क्योंकि एग्जाम कैसा भी आ सकता है, हो सकता है पहले पॉइंट भी आ जाए आपका, अच्छा। तो जो स्क्रीन पे आएगा वही सॉल्व करना है। और प्रेयर्स में ये भी होता है ना कि आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ 60 मिनट्स होते हैं, तो आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है कि आपको बहुत, तो वो स्पीड कैसे डेवलप कर सकते हैं? स्पीड प्रैक्टिस से, सिर्फ प्रैक्टिस से? प्रैक्टिस टाइमर लगा के करो आप घर पे, टाइमर लगा के बट करके जैसे करो। आपने कहा कि आप कोई PYQs नहीं दे रही थी और आपने ज़्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं दिए, तो वो आप जो कैसे? मैं क्विजेस देती थी ना, तो क्विजेस तो टाइम के साथ आती थी, फ्री क्विजेस आती थी, ओके, अड्डा ओके। अड्डा है ओके उसकी फ्री क्विजेस आती थी, तो मैं वो टाइम चलता है उसके साथ। ओके, तो आप वहाँ से टाइम मैनेजमेंट हाँ, और उससे मेरा बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट हुआ। ओह नाइस नाइस नाइस। सो चलिए, प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हो गया, अब चलते हैं मेंस की तरफ। तो पहले मुझे ये बताइए कि आपने मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी साथ में की थी कि अलग अलग की थी? मैम साथ में ही की थी, साथ में की क्योंकि थी। इतना टाइम नहीं मिलता है, मोस्टली 15 to 20 डेज मिलते हैं, Right. और बाकी रिजल्ट आने के बाद तो 10 डेज ही मिलते हैं हमको, तो इतने में तो हो ही नहीं पाएगा। और प्लस मेंस में एक GS सेक्शन आता है जो हमें day 1 से लेके चलना होता है। Right.
तो जैसे आपने मेंशन किया जीएस सेक्शन, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। सिंस जीएस सेक्शन इतना ज़्यादा वास्ट है एंड इतना सारा चीज़ें उसको मगअप करनी होती है, इतने सारे डेट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, न्यूज़ होता है, तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी जीएस को लेके? मतलब आपने कैसे प्रिपेयर किया? आप कोई नोट्स बनाते थे जीएस के या क्या करते थे? मैम नोट्स तो मैंने नहीं बनाए, बाकी उससे सही कह रहे हो मगअप हो जाता था खाली, उसको रिकॉल करना काफ़ी टफ होता है, इतनी सारी, और फिर 6 मंथ्स की बोलते हैं कि 6 मंथ्स का होना चाहिए एटलीस्ट, प्लस हमें करंट अफेयर भी पढ़नी है और इंश्योरेंस भी पढ़ना है, जनरल बैंकिंग भी पढ़नी है, तो काफ़ी टफ हो जाता है। बस वही नोट्स नहीं, पीडीएफ्स होते हैं, और कपिल काटवाल सर हैं अकेडमी पे, वो काफ़ी अच्छे से गाइड करते हैं, मैंने उनका पढ़ा, और पीडीएफ अफेयर्स क्लाउड है, वो भी मैंने पढ़ी पीडीएफ, काफ़ी वास्ट है उसके मटेरियल, बट ये है कि रिवाइज करते रहो उन्हें तो हो जाते हैं याद। बट तब भी होता है ना कि आपके मतलब मान लीजिए आपकी 1 महीने की पीडीएफ हो गई, ठीक है, आपने वो रिवाइज की, फिर टाइम टू टाइम वो पीडीएफ बढ़ती रहती एंड वो आपको ऐसा लगता है कि वो पीछे वाला जो है ना, मान लीजिए आपने 1 जनवरी से स्टार्ट किया, तो जब तक आप अक्टूबर नवंबर तक आते हो तो आपको लगता है जनवरी में क्या हुआ था भूल गया, वो याद ही नहीं रहता है, तो नहीं तो फिर उसके लिए क्या करना है? पहले वीक वाइज रिवाइज भी करना है, जैसे सैटरडे को मैं अपना डे बनाती थी कि मुझे रिवाइज ही करना है, आज कोई नई करंट अफेयर नहीं पढ़नी है, तो फिर वीक संडे को उसी की क्विज लगानी, ताकि मुझे रिकॉल रहे, क्योंकि रिकॉल रखना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम कितना ही पढ़ लें, जब तक याद नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो बेसिकली आप मतलब हर वीकली weekly रिवाइज करके उसका क्विज लेती थी, तो वो एट द बैक ऑफ द माइंड आपके चलता रहता पहले वीकली क्विज, देन मंथली क्विज, देन बैंकिंग के क्विज। नाइस। तो अभी मेंस में हम चलते हैं आपका इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश जैसे आपने बताया कि आपको पसंद नहीं था, थोड़ा सा वीक था, तो इंग्लिश मेंस में इंग्लिश में क्या डिफरेंस होता है प्रीलिम्स के, और आपने कैसे प्रिपेयर किया? इंग्लिश के लिए पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आते हैं, उसमें पैरा जंबल्स आते हैं एंड कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं, तो उसके लिए रीडिंग ही इम्पॉर्टेंट है, तो जितनी ज़्यादा हम रीडिंग करेंगे उतने जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइप के, देन हो जाएगा। एंड एक डिस्क्रिप्टिव पोर्शन आता है, उसके लिए हमें टाइप करना होता है, तो उसकी प्रैक्टिस आप मेंस के बाद, मेंस का एग्ज़ाम जब आने को उससे 1 वीक पहले भी करेंगे तो हो जाएगा, बाकी ये आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। राइट, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपकी ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग आता है, राइट, जिसमें आपको टाइप करके लिखना होता है, तो उसके लिए आप 1-1.5 हफ्ते मतलब 1 हफ्ते में हो जाएगा? इंग्लिश ठीक ठाक भी है तो वो भी क्वालिफाई कर लेता है। लेटर 150 वर्ड का लेटर आता है एंड 200 वर्ड का ऐसे, या तो कभी 250 भी हो जाता है, 250। तो मैं ऐसे लेके चलती थी कि अगर मुझे हमें शायद 25 मिनट्स मिले होते हैं, दोनों कंप्लीट करने हैं हमको, तो मैं घर पे ही प्रैक्टिस करती थी कि मेरा 18 to 20 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जो प्रेशर होता है वो हमें ढंग से पढ़ना भी होता है, फिर करियर राइट करना होता है, तो मेंस के डायरेक्ट तुरंत वाली हमारी डिस्क्रिप्टिव शुरू हो जाता है, इसलिए मैं सोचती थी घर पे 5 मिनट पहले का ही करूँ कि हो जाए मेरा। तो अभी हम फिर चलते हैं इसमें कॉन्स की तरफ। कॉन्स में मेंस में क्या क्या होता है, आपने कैसे स्ट्रेटेजाइज किया, उसको कैसे प्रिपेयर किया? क्वांट्स में क्वेश्चंस ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, बाकी वो देखने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। आशीष सर से मैंने पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया, तो उन्होंने बताया कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होते, एक बार आप उनको एनालाइज करो, पढ़ो अच्छे से तो हो जाता है। तो वही स्ट्रेटेजी मैंने देखी कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है हमें, तब देखना है कि हम कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, देन उसको सॉल्व करना है, एक एक स्टेप, एक भी स्टेप बीच में छूटना नहीं चाहिए, वरना क्वेश्चन खराब हो जाता है। उसमें बीच में कोई हिंट्स दे रखी है, हर एक हिंट्स को पिकअप करना है आपको। तो ये थी आपकी कॉन्स की स्ट्रैटेजी। तो अगर अब हम चलते हैं रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग सिंस इट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, तो मेंस में रीजनिंग में आपने क्या अलग किया प्रीलिम से, क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी मेंस में लेके? रीजनिंग और क्वांट दोनों में पहले हमें मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं, बड़े क्वेश्चन हमें बाद में उठाने हैं, ताकि 10 to 12 हर साइड में होते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस, जो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, तो पहले उन्हें पिकअप करना है, क्योंकि हमें मार्क्स गेन करने हैं पहले, बाद में हमें फिर पजल बाद में सॉल्व करेंगे, ऐसे पॉइंट पे भी हम बाद में बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन पजल में भी देखना है कि किस पे हमारी अच्छी कमांड है, जैसे मेरी फ्लोर बेस पे अच्छी कमांड थी, फ्लैट वाली पे, एंड मैंने बताया जैसे डायरेक्शन पे भी अच्छी कमांड थी, बट जो सिटिंग अरेंजमेंट प्लस ब्लड रिलेशन वाली है, तो वो मैं स्किप करती थी, तो वो मैंने वहाँ भी स्किप कर दी। ये थी आपकी मेंस की
पूरी प्रिपरेशन हो गई, ठीक है, अभी एग्ज़ाम डे आ गया है, ठीक है, प्रेशर, फुल ऑन प्रेशर है कि अब बस ये और है, अगर ये नहीं पास हुआ तो फिर से प्रीलिम्स निकालना पड़ेगा, तो वो प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? प्लस आपका मेंस को लेके कोई पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी, मतलब कुछ सोच के गए थे आप कि ऐसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ नहीं करनी है, क्या था आपका वो? प्रेशर तो पहले ले लो जितना लेना है, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाता है। राइट, जैसे कि हमारा इस टाइम 2 जनवरी का एग्ज़ाम था और 1 जनवरी हर कोई सेलिब्रेट करता है, बट हमने सेलिब्रेट नहीं किया था, बस थोड़ा बहुत ही केक कटिंग मार के फिर अपना पढ़ने में लगे। बाकी एग्ज़ाम डे पे तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं रखना, क्योंकि सेंटर पे मैं भी गई थी, इतनी सारी रश था वहाँ, मुझे लगा पता नहीं मैं यहाँ स्टैंड भी करती हूँ नहीं करती, हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, बट क्लियर हो गया। तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट फील नहीं करना कि हम स्टैंड हैं, इतने सारे कैंडिडेट होते हैं कि हम यहाँ आ भी पाएंगे नहीं आ पाएंगे, हम क्लियर कर भी पाएंगे, मेहनत करिए तो हो जाएगा। और आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी? पेपर अटेम्प्ट वही जैसे जैसे सेक्शन खुलते हैं वहीं पहले मिसलेनियस क्वेश्चन करने, हमें मार्क्स गेन करने और नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओके, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से हम मार्क्स लूज हो जाएंगे, हमारे 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी। ओके, तो हमें नेगेटिव मार्किंग में जितने ज़्यादा हो सके मार्क्स गेनिंग पे ही फोकस करना है। ओके, तो ये तो हो गया मेंस का। अब हम इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। इंटरव्यू में हमें कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से क्या पूछ लेंगे, मतलब अभी तक हमारे पास सिलेबस होता है कि हाँ ये टॉपिक से हमको ये प्रिपेयर करना है, पर इंटरव्यू में दे कैन आस्क एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था? जब मेंस क्लियर हो गया, पहले तो मुझे ये था मेंस क्लियर हो जाए। आई वाज क्लर्क का मैं एग्ज़ाम दे के आई थी मेंस का, दैन मैं सो गई थी, मुझे पता भी नहीं मेरा मेंस का रिजल्ट आ चुका था। मैं सोई हुई हूँ और अगले दिन मुझे पता चलता है, मेरे फ्रेंड का कॉल आता है कि तुम्हारा हो गया। अच्छा, तो फिर इंटरव्यू का 10 to 15 डेज ही मिलते हैं हमें मेंस के रिजल्ट के बाद। दैन मैंने फिर प्रिपरेशन ही करना शुरू किया। मॉक इंटरव्यू तो नहीं दिए, बाकी मैंने क्वेश्चंस अपने नोटबुक में बनाए थे कि मुझे क्या पूछ सकते हैं, इसका आंसर कैसे फ्रेम करना है, तो ये सब नोट्स बनाए थे। बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि बैंकिंग से तो पूछना ही है, बैंकिंग एग्जाम है। पर्सनल क्वेश्चंस, एजुकेशन बेस्ड क्वेश्चन और फैमिली बैकग्राउंड वगैरह से। ओके, सो अगर आप कोई हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ डूज एंड डोंट्स दे पाए कि इंटरव्यू में ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो वो क्या होंगे कुछ हमारे एस्पिरेंट्स के लिए? सबसे पहले तो आपको खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना है उनके सामने, क्योंकि आप एक पीओ एक ऑफिसर के लिए जा रहे हैं, तो आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पहनने का स्टाइल, जो भी है सब अच्छा होना चाहिए। आपको लगना चाहिए उन लोगों को कि हम जिसको हायर कर रहे हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है। और आपका बोलने का तरीका, प्लस वहाँ पे नर्वस नहीं होना है, नहीं आता तो बोलो सॉरी नहीं आता। बट मैम मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मैं यही सोच के गई थी कि शायद मुझे इस क्वेश्चन का नहीं आंसर है, मैं डायरेक्ट सॉरी बोल दूँगी, बट ऐसा हुआ ही नहीं। जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने सबका जवाब दे ही दिया था। ओह नाइस, वेरी नाइस। तो इंटरव्यू हो गया, तो आपको लग रहा था आप सेलेक्ट हो जाओगे पहले मेरा से? इंटरव्यू में जो पैनल थे वो सीजीएम सर, हमारे सर्कल के हेड होते हैं एसबीआई के, उन्हीं के पैनल में था। पहले तो मुझे सुन के लगा कि मतलब सीजीएम सर, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था एसबीआई में भी। ओके, तो मैंने कहा कि कैसे हैंडल करूँगी, पर मैंने काम किया, पानी वानी पिया। तो हाँ, मतलब मुझे जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछे, मेरी एजुकेशन से पूछे थे, मेरे और फैमिली से पूछे थे, और वाई बैंकिंग, ये सब। और सबसे ज़्यादा मुझे इंटरव्यू में हेल्प करा कपिल काटपाल सर के नोट्स, सबसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मुझसे केवाईसी के बारे में पूछा था, बैंकिंग में होता है इम्पोर्टेंट। तो दैन मैंने उनका जो भी उन्होंने बताया था सर ने, मैंने बता दिया। दैन सीजीएम सर ने रिप्लाई किया कि आपने इतना सब कहाँ से पढ़ लिया। मैंने कहा सर मैंने अनअकैडमी से लिया है और हमारे सर हैं वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं सबसे ज़्यादा थैंक यू अनअकैडमी के कपिल सर और आशीष सर को ही देना चाहूँगी। तो जब रिजल्ट आया तो हाउ वाज रिजल्ट रिएक्शन? आपके घर पे सब क्या माहौल था, कैसे सब लोग का क्या रिएक्शन था जब रिजल्ट आया? रिजल्ट एसबीआई का फाइनल मोस्टली 10 to 11 PM ही आता है। मेरे को यही एक्सपेक्ट था कि रात में ही आएगा। और 15 मार्च की बात है, हम लोग शाम को 6 साढ़े 6 बजे थे, तो पूजा वूजा करके हम लोग मंदिर जाते हैं, जैसे डेली जाते हैं। तो मुझे पता नहीं था रिजल्ट आ चुका है। मैं वहाँ यही कहती थी भगवान मेरा एसबीआई पीओ हो जाए। देन आके देखा तो सच में मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ रखा था, मैसेज आ रखे थे कि भाई अब तो फ़ोन उठा लो, तुम्हारा हो गया है। ये ऐसे मुझे पता। फिर घर पे माहौल अच्छा था, मिठाइयाँ खाई। पहले तो थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे
राइट इतने सालों की मेहनत होती है। राइट एंड सिर्फ एक एस्पिरेंट की सिर्फ एक लर्नर या एस्पिरेंट की मेहनत नहीं होती है, पूरे घर वालों पूरी की फैमिली की पूरी मेहनत होती है। फैमिली की मेहनत होती है। आई डोंट थिंक कि बिना फैमिली सपोर्ट के कोई भी बच्चा एग्ज़ाम क्लियर कर पाता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। करेक्ट करेक्ट राइट। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा इनकी जर्नी से। सो नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ CTWT विच इज़ नोन एज रैपिड फायर राउंड। मैं आपसे कुछ बहुत फन सवाल पूछूंगी, आपको बहुत जल्दी इंस्टेंटली आंसर देना होगा। सो आर यू रेडी फॉर इट? What is your favorite song? केसरिया जो नहीं हुआ है। Okay. Who is your favorite actor? शाहरुख खान। Favorite actress? प्रियंका चोपड़ा। What is one most of the important thing you own? माय नोटबुक। Your notebook. What is your favorite childhood memory? फैमिली के साथ आउट गई। Okay. Picnic. यस। Okay. If you have a 30 seconds full word attention for yourself, what would you say to them? ऑल इज वेल। All is well. Right. What is your favorite movie? कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है. Right. So, what is the most stupidest thing you have done on your free will? सोना। So, स्लीपिंग। okay. Do you like to prefer home cooked meal or restaurant style outside? होम कुक। Home cooked. What is your favorite meal? पोहा। Poha. That's nice. Tea or coffee? कॉफी। Okay. So those were some really amazing answers, Sakshi. So हमारी टीम की तरफ से एक छोटा सा हैम्पर है आपके लिए. So I'll keep it here for you. So साक्षी, हमारे यहाँ इस CTWT पे एक प्रथा है जिसको हम कहते हैं टैगर टॉपर. तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड को इनवाइट करना चाहती हैं यहाँ पे जो यहाँ आके आपकी तरह अपनी जर्नी शेयर करे, तो वो आप किसी को टैग करेंगी? माय फ्रेंड एंड माय बैचमेट्स आरुषि अरोड़ा। ओके. सो आरुषि, आई होप जल्द ही आप भी यहाँ होंगी. हमारी टीम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगी एंड आप भी यहाँ आके हमारे एस्पिरेंट्स के साथ अपनी अमेजिंग सी जर्नी शेयर करेंगी और बहुत सारी इंस्पिरेशन स्टोरीज बताएंगी. सो साक्षी, वन लास्ट थिंग आई वांट फ्रॉम यू इज़ कि आप कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे एस्पिरेंट्स को जो तैयारी कर रहे हैं, जो आगे फ्यूचर अपने आप को एज अ बैंकर देखते हैं, उनके लिए प्लीज़ एक मैसेज. कभी भी क्विट नहीं करना, आप आगे बढ़ते चलो, मेहनत करते चलो, सफलता जरूर मिलेगी. दैट वॉज ग्रेट मैसेज. आई होप गाइज आप लोग ने बहुत कुछ सीखा हो साक्षी की जर्नी से और आपको बहुत कुछ इंस्पायर किया होगा. विल बी बैक विद अनदर एपिसोड. टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. लेट्स क्रैक इट.